नमस्कार सभी का। और मैं हूं वकील महतो। आज मेरा टॉपिक है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का सेक्शन 32 जो कहता है डाइंग डिक्लेरेशन के संबंध में, यानी मृत्युकालीन कथन या मृत्युकालीन घोषणा, जिसको बोलने से ही स्पष्ट हो जाता है कि वो मृत्यु के समय की जाने वाली बातें या घोषणाएं, इवन राइटिंग में या मौखिक, वो मृत्यु के समय में जो बात बोल करके जाता है, उस समय को हमारे साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 32 में और सेक्शन 32 के सब क्लाउज 1 में वर्णित किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि जीवन के अंतिम क्षण में जो कथन होता है वो लिखित या मौखिक, वो साक्ष्य के रूप में उसको ग्रहण किया जाता है और इस घोषणा करने वाले व्यक्ति अपनी मृत्यु के कारण या उन समव्यावहारिक परिस्थितियों को अपने मरने से पूर्व जो व्याख्यान दे करके जाता है, उसी को डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। और इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं कि यदि राम काम करके अपना घर वापस आ रहा है, उसी बीच उसे गोलू और मोलू चाकू मारते हैं, वो अस्पताल में ये बयान देता है कि हम जो घायल हुए हैं उन लोगों के वजह से, उन लोगों को चाकू मारने की वजह से हुए हैं, और अंततः जो है सो राम की मृत्यु हो जाती है। तो इसको हम डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं या कह सकते हैं, और उससे राम के मृत्यु का पता चलता है। तो यह है डाइंग डिक्लेरेशन। अब डाइंग डिक्लेरेशन के संबंध में हम मीनिंग समझ गए, इसका एसेंशियल कंडीशन क्या होगा इसको जानेंगे। डाइंग डिक्लेरेशन कब एडमिसेबल है, कब नहीं है, ग्राउंड ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन के संबंध में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, और हम देखेंगे कि क्या सिंबॉलिक यानी कि साइन, संकेत जिसको हम कह सकते हैं, क्या वो डाइंग डिक्लेरेशन में एडमिसेबल है। एविडेंस अगर उस तरह का आता है तो क्या उसका एविडेंसरी वैल्यू होगा। इन सब बातों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, और ये भी जानेंगे कि हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम और इंग्लिश लॉ में क्या अंतर है। इस संबंध में भी हम इस डाइंग डिक्लेरेशन के संबंध में जानने का प्रयास करेंगे। जो कानून के विद्यार्थी हैं उन लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो पूछे जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप बने रहिए मेरे वीडियो में अंत तक। तो हम चर्चा कर रहे थे डाइंग डिक्लेरेशन के संबंध में। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है इसका डाइंग डिक्लेरेशन का, जो सेक्शन 32 के में वर्णित है, उस संबंध में हम देखते हैं। तो वो एसेंशियल जो कंडीशंस हैं, वो कंडीशन है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि इस प्रकार का जो कथन है, इसका संबंध मृत्यु के कारण से या उन परिस्थितियों से होना चाहिए जिसके फलस्वरूप उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है। नेक्स्ट है कि ऐसा कथन करने वाले आदमी की अंततः जो है सो मृत्यु होनी चाहिए, यानी कि वो आवश्यक है कि वो ऐसा कथन ही डाइंग डिक्लेरेशन कहलाएगा। और इसका तीसरा जो कंडीशंस है, वो कथन में मृत्यु का कारण कि क्यों उसकी मृत्यु हुई वो वर्णित होनी चाहिए, और अंततः जो है सो ये विधि द्वारा सिद्ध की जानी चाहिए कि हाँ, ये डाइंग डिक्लेरेशन जो किया गया है वो सत्य है। तो इस संबंध में हम देखेंगे, एक केस आया था पाकला नारायण स्वामी बनाम सम्राट के मामले में। उसमें सेक्शन 32 को स्पेसिफाई किया गया कि तुरंत अगर उसका मृत्यु नहीं भी हुआ है
तब भी वो जो है सो वो कथन डाइंग डिक्लेरेशन में आएगा यदि वो माना जाएगा कि वो मारा जा सकता है या इस घटना से या आहत होने के वजह से वो उसकी मृत्यु हो सकती है, लेकिन तुरंत मृत्यु हो जाए ये कोई आवश्यक नहीं है। और इसी बात का जो है सो पुष्टि हमारा कौशल राव बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे में कहा गया है कि यदि कोई डाइंग डिक्लेरेशन करता है और वो सच है, यदि किसी भी तरह से उसमें किसी तरह की दुर्भावना नहीं है, तो अतिरिक्त पुष्टि का उसमें आवश्यकता नहीं है। और अब सवाल उठता है कि क्या डाइंग डिक्लेरेशन कहाँ पर हो सकता है, कौन रिकॉर्ड कर सकता है और कौन रिकॉर्ड नहीं कर सकता है, किसके रिकॉर्ड करने से उसका एविडेंसरी वैल्यू ज़्यादा होगा। तो इस संबंध में हमारा जो है एविडेंस एक्ट साइलेंट है। वो डाइंग डिक्लेरेशन इन प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट सबसे अच्छा माना जाता है। इन प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर सेकेंडरी एविडेंस माना जाता है। पुलिस के समक्ष दिया गया बयान भी बहुत कम मायने रखता है, और अगर कोई व्यक्ति के समक्ष दिया गया है तो वो थोड़ा कम मायने रखता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो जो है उसका एविडेंसरी वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये माना जाता है कि जब आदमी मरता हुआ होता है तो सैत बोलता है, और इसी को हमारा विधि इसको इतना साक्ष्य के तौर पर इतना सूक्ष्म रूप से मानती है जितना कि हम न्यायालय में शपथ पर जो बयान देते हैं उससे भी ज़्यादा उसका एविडेंसरी वैल्यू दिया जाता है। इसका एकमात्र कारण है कि मरता हुआ व्यक्ति झूठ नहीं बोलता। इसी सिद्धांत के आधार पर डाइंग डिक्लेरेशन को सत्य माना जाता है और मरने वाले व्यक्ति के कथन को सत्य मान लिया जाता है। अब सवाल है कि क्या इसके लिए जो डाइंग डिक्लेरेशन होता है उसका ग्राउंड्स क्या है। तो उसका ग्राउंड ये है कि सबसे बड़ी बात है कि वो आवश्यकता है साक्ष्य के तौर पर कि जो भी व्यक्ति मर रहा हो, मृत्युशैया पर हो, वो किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि अविश्वास का कोई कारण नहीं बनता है और वो एक साक्ष्य हो सकता है, इसीलिए उसको साक्ष्य की आवश्यकता के तौर पर माना जाता है। दूसरा है उसकी विश्वसनीयता कि जो व्यक्ति मृत्युशैया पर पड़ा हुआ है वो ईश्वरीय शक्ति के कारण वो झूठ बोलने की ओर नहीं होता है, और इस सिद्धांत को माना जाता है। इसलिए जो व्यक्ति डाइंग डिक्लेरेशन देता है उस साक्ष्य को सत्य मान लिया जाता है। और अन्य साक्ष्य की कमी, जिसमें हम कह सकते हैं कि जब भी कोई मर्डर होता है तो उस मर्डर में ये कोई भी छुप करके ही करना चाहता है और उसका कोई साक्ष्य दिखाना नहीं चाहता है। वैसी स्थिति में जो एक्यूज्ड होते हैं वो साक्ष्य की कमी की वजह से बच सकते हैं। तो उस साक्ष्य की कमी को पूरा करने के लिए भी जो है सो ये डाइंग डिक्लेरेशन काम करता है, उस सिद्धांत में काम करता है। और ये दलवीर सिंह बनाम पंजाब राज्य में ये माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा ये अभी निर्धारित किया गया है कि केवल और केवल डाइंग डिक्लेरेशन करने वाले के बयान के आधार पर भी अभियुक्त को दोषी करार दिया जा सकता है। लेकिन अगर वो डाइंग डिक्लेरेशन करने वाला आदमी डाइंग डिक्लेरेशन दे देता है और वो जीवित बच जाता है, तब इसमें क्या कहा जा सकता है कि उसकी जो वैल्यू होगी, साक्ष्य का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। तो वैसी स्थिति में इंडियन एविडेंस एक्ट का धारा 157 प्रयोग में आएगा और उसकी जो है सो विश्वसनीयता पर, उसकी आवश्यकता पर
उसकी जो गवाही हुई है वो उस पर जो है सो न्यायालय में विचारण होगा और तब जो है सो उसका धारा 157 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत वो एडमिसेबल होगा और उसकी यूटिलिटी होगी। अगर यदि वो इन राइटिंग में है उस ये का तो धारा 145 का प्रयोग होगा और तब जो है सो उसका यूटिलिटी जब गवाही होगी उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन में जो बातें आएंगी तब उसके डाइंग डिक्लेरेशन का वैल्यू होगा, यानी कि यदि आदमी जीवित होता है डाइंग डिक्लेरेशन देने वाला व्यक्ति, इसलिए डाइंग डिक्लेरेशन देने वाला का पहला ही कंडीशन जो हम बताए थे कि उस आदमी की मृत्यु होनी चाहिए तभी वो डाइंग डिक्लेरेशन कहलाएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं कि वो डाइंग डिक्लेरेशन जो है कब माइन है, किस केसेस में माइन है, इस संबंध में जो हम लोग बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि ये एडमिसेबल है हमारे इंडिया में सिविल केसेस में भी और क्रिमिनल केसेस में भी, यानी दीवानी मुकदमों में भी मृत्युकालीन घोषणा का बहुत महत्व है, वैसे ही आपराधिक मामलों में भी उसका जो है सो बहुत ही महत्व है। और जो है डिफरेंस यहाँ पर यदि हम देखना चाहें इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में, तो इंग्लिश लॉ में मरने वाला व्यक्ति का आवश्यक है कि वो मरते हुए समय में वो उसको देना है, जबकि हमारे यहाँ वैसी बात नहीं है, वो पहले भी दे सकता है, वो बिना भय का यदि वो देता है बयान और अगर वो मर जाता है तो उस स्थिति में हमारे यहाँ डाइंग डिक्लेरेशन मस्ट है। लेकिन इंग्लिश लॉ में उसको मृत्यु शैया पर ही होना चाहिए और उसको ये भय होना चाहिए कि हम मर ही जाएंगे। हमारे यहाँ वो बात नहीं है। और उससे भी बड़ी बात है कि इंग्लिश लॉ में केवल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में ही डाइंग डिक्लेरेशन का वैल्यू है, सिविल प्रोसीडिंग्स में नहीं, जबकि इंडिया में दोनों ही में वो वैल्यू है। परंतु उसको जो है उस साक्ष्य रूप में ग्राह्य नहीं है, लेकिन अंग्रेजी लॉ में, लेकिन इंडियन लॉ में ग्राह्य है। अब रह गया कि संकेत के आधार पर क्या हो सकता है, तो इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस लॉ है, वो क्वीन इम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला के मामले में, जिसमें से उस बच्ची को अब्दुल्ला नाम के एक व्यक्ति ने उस तरह से उसके गर्दन पर वार कर दिया और इस हद तक वार किया गया कि दूसरे दिन अस्पताल में उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब वो पुलिस के समक्ष लाई गई तो उसको गंभीरता को देखते हुए जब हॉस्पिटल ले जाया गया तब तक वो सचेत अवस्था में थी, और जब उसका बयान लिया गया तो वो चूंकि बोलने में असमर्थ थी गला में चोट की वजह से, तो उसके समक्ष अन्य लोगों का नाम लिया गया जिसमें वो किसी तरह का प्रतिक्रिया नहीं दी। जब कहा गया कि क्या अब्दुल्ला ने उस आदमी को मैंने आपको उस तरह से मारा है, तो उन्होंने हाथ उठा करके इशारा किया कि हाँ। तो उसको जो है सो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एडमिसेबल माना और इसको संविधान पीठ के समक्ष लाया गया और संविधान पीठ के समक्ष इस बात को निर्णय के लिए रखा गया कि किस परिस्थिति में संकेत को मौखिक साक्ष्य माना जा सकता है और क्या ये इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 8 के तहत विचारणीय है या आचरण उसको माना जा सकता है या नहीं माना जा सकता है। तो पहला जो मामला आया कि संकेत को माना जा सकता है या नहीं माना जा सकता है, संविधान की पूर्ण पीठ के तहत वो उसको माना गया कि हाँ, इसको जो है सो संकेत को भी मौखिक साक्ष्य के रूप में माना जा सकता है। हालांकि सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को चूंकि जजों के द्वारा
भिन्न मत प्रकट किए गए, इसलिए उसको उस संबंध में आया कि ये सही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि संविधान का पूर्ण पीठ के द्वारा ये माना गया कि संकेत को माना जा सकता है इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत मौखिक साक्ष्य के रूप में, और संकेत को उसको ऐड किया जा सकता है। तो ये मामला जो आया था क्वीन इम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला, और नेक्स्ट इसी को कंफर्म करते हुए वीरकुप्पन श्रीनिवास बनाम आंध्र प्रदेश के मामले में भी ये उल्लिखित किया गया कि केवल संकेत और हाव भाव को मृत्युकालिक घोषणा का कथन माना जा सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि डिफरेंसेस, डाइंग डिक्लेरेशन का मीनिंग, डाइंग डिक्लेरेशन का एसेंशियल कंडीशंस, उसका कब एडमिसेबल है कब नहीं है, और ग्राउंड्स, ये सब का जिक्र मैंने किया विथ केस लॉ। और ये कानून के विद्यार्थियों के लिए, जो कानून की परीक्षाएं देने वाले हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। और इसी तरह का चैनल मेरे चैनल में बने रहें, जो कानून की जानकारी आप तक लगातार पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।